नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना, मेरा और उसका इंतकाम। घर में मेरे सिवा कोई और मौजूद नहीं था। पिताजी कचहरी में थे और शाम से पहले कभी घर आने के आदी न थे। माताजी लाहौर में थी और मेरी बहन बिमला अपनी किसी सहेली के यहाँ गई थी। मैं तन्हा अपने कमरे में बैठा किताब लिए ऊंद रहा था कि दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा पार्वती है। दरवाजे की दहलीज पर खड़े खड़े उसने मुझसे पूछा, मोहन साहब, बिमला अंदर है क्या? जवाब देने से पेशेतर एक लम्हे के लिए पार्वती की तमाम शोखियां मेरी निगाहों में फिर गई, और जब मैंने सोचा कि घर में कोई मुतनफिस मौजूद नहीं है तो मुझे एक शरारत सूझी। मैंने झूठ बोलते हुए बड़ी बेपरवाही के अंदाज में कहा, अपने कमरे में ब्लाउज टाक रही है। ये कहकर मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। बिमला का कमरा बालाई मंजिल पर था। जब मैंने गली के रोशनदान से पार्वती को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो झट से दरवाजे में दाखिल होकर उसको बंद कर दिया और कुंडी चढ़ाकर वो कुफल लगा दिया जो पास ही दीवार पर एक कील से लटक रहा था। और दरवाजे में ताला लगाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और सोफे पर लेटकर अपने दिल की धड़कनों को सुनता रहा। पार्वती के किरदार का हल्का सा नक्शा यूं खिंचा जा सकता था। वो बेअक वक्त एक शोक चंचल और शर्मीली लड़की है। अगर इस घड़ी आपसे बड़ी बेतकल्लुफी से बात कर रही है तो थोड़े ही अरसे के बाद आप उसे बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। शरारत उसकी रग रग में कूट कूट कर भरी है, लेकिन बाज़ औकात इतनी संजीदा और मतीन हो जाती है कि उससे बात करने की जरूरत नहीं हो सकती। मोहल्ले भर में वो अपने किस्म की वाहिद लड़की है। लड़कों से छेड़छाड़ करने में उसे खास लुत्फ आता है। अगर कोई लड़का जवाब में मामूली सा मजाक भी कर दे तो उसे सख्त नागवार गुजरता है। गली के नौजवानों के नाजुक जज्बात से खेलने में इससे लुत्फ आता है। बिल्ली की तरह वो चाहती है कि चूहा उसके पंजों के नीचे दबा रहे और वो उसको इधर उधर पटक पटक कर खोलती रहे। जब उकता जाए तो छोड़कर चली जाए। कोठे पर चढ़कर मोहल्ले के लड़कों के पतंग तोड़ लेने में उसको खास महारत हासिल है। हमारे घर में अक्सर उसका आना जाना था, इसलिए मैं उसकी शोख तबीयत से एक हद तक वाकिफ था। मेरे साथ वो कई मर्तबा नोक-झोंक कर चुकी है, मगर मैं दूसरों की मौजूदगी में झेप कर रह जाता था। मुझे उससे नफरत ना थी, इसलिए कि उसमें कोई शय भी ऐसी नहीं थी कि जिससे नफरत की जा सके। अलबत्ता उसकी तबीयत किसी कदर उलझी हुई थी और उसकी हद से ज्यादा शौकी बाज औकात मेरे जज्बात पर बहुत गिरा गुजारती थी। अगर मैं सबके सामने उसकी फुलझड़ी जैसी जबान को अपनी गोई की कुव्वत पर जोर देकर बंद कर सकता तो मुझे शिकायत हरगिज ना होती, बल्कि इसमें खास लुत्फ भी हासिल होता। मगर यहाँ मौजूदा निजाम की मौजूदगी में इस किस्म के ख्वाब क्यों कर पूरे हो सकते हैं। पार्वती के मुनासिब जिस्म में जुमला खूबियां भरी पड़ी थी। दोषी जंगी उसके हर अंजू में सांस लेती थी। आंखों में धूप और बारिश के तसादुम ऐसी चमक, गदराए हुए जोबन का दिलकश उभार, आवाज में सुबह की खामोश फिजा और चाल, ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि उसके खराम का नक्शा पेश किया जा सके। घर खाली था, दूसरे लफ्जों में मैदान साफ था, इसलिए मैंने मौका बहुत मुनासिब ख्याल किया और उससे इंतकाम लेने की ठान ली। मेरी अरसे से ख्वाहिश थी कि इस फिसल जाने वाली मछली को एक बार पकड़कर इतना सताऊं कि रो दे और कुछ अरसे के लिए अपनी तमाम शोखियां भूल जाए। मैं कमरे में बैठा था कि वो हस्ब तवक्को घबराई हुई और कहने लगी, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। मैं बनावटी हैरत से मुजतरिब होकर यकायक उठ खड़ा हो गया।
क्या कहा? सदर दरवाजे में ताला लगा हुआ है। बाहर से गली के इन गंदे अड़ों ने ताला लगा दिया होगा। ये कहता हुआ मैं उसके पास आ गया। इस पर पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, ताला तो अंदर से लगा हुआ है, अंदर से। और बिमला कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं है, कोने कोने में देखाई हूं, कहीं भी नहीं मिली। तो फिर उसी ने शरारत की है। जाओ देखो, बावर्ची खाने, गुसल खाने में या इधर उधर कहीं छुपी होगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये कहकर वापस मुड़कर सोफे पर लेट गया और वो बिमला को ढूंढने चली गई। 15-20 मिनट के बाद फिर आई और कहने लगी, मैंने तमाम घर छान मारा है, परमात्मा जाने कहाँ छुपी है। आज तक मेरे साथ उसने इस किस्म की शरारत नहीं की, लेकिन आज न जाने उसे क्या सूझी है। पार्वती सोफे के पीछे खड़ी थी। मैंने उसकी बात सुनी और पास पड़े हुए अखबार के औराख खोलते हुए कहा, मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। सहन के साथ वाले कमरे में जाकर तलाश करो, वहीं किसी पलंग के नीचे छुपी हुई बैठी होगी। ये सुनकर पार्वती ये कहती हुई चली गई, उसे मेरी शरारतों का इल्म नहीं। खैर, सो सुनार की एक लोहार की। उसको मुजतरिब देखकर मेरा जी बाग बाग हो रहा था। इस तितरी को अपनी होशियारी पर कितना नाज था। मैं हंसा, इसलिए कि उसके फड़फड़ाने वाले पर मेरी गिरफ्त में थे और मैं बड़े मजे से उसके इज़्तिराब का तमाशा कर सकता था। मैं अपने जहन में इस होने वाले ड्रामे का तमाम प्लॉट तैयार कर चुका था और इस पर अमल कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो फिर आई। इस मर्तबा वो सख्त झल्लाई हुई थी। दाहिने कान से बहुत नीचे बालों का एक गुच्छा क्लिप की गिरफ्त से आजाद होकर ढलक आया था। साड़ी सर पर से उतर गई थी और वो बार बार अपने गर्द भरे हाथों को एक नन्हे रुमाल से पोंछ रही थी। कमरे में दाखिल होकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उससे लेटे लेटे दरियाफत किया, क्यों, कामयाबी हुई क्या? उसने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं अब यहाँ बैठकर उसका इंतजार करती हूँ। हाँ बैठो, मैं जरा ऊपर हो आऊं। यह कहकर मैं उठा और चला आया। बालाई मंजिल की छत पर 15-20 मिनट तक टहलता रहा। चाबी मेरी जेब में थी, इसलिए मालूम था कि पार्वती किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकल सकती और ये एहसास मेरे दिल में नाकाबिले बयां मुसर्रत पैदा कर रहा था। मैदान बिल्कुल साफ था और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि पार्वती की दूसरों पर हंसने वाली आंखों की चमक एक लम्हे के लिए मानंद पड़ जाए और उसको मालूम हो जाए कि मर्द के पास निवासिनी शरारतों का बहुत कड़ा जवाब है। ये खेल बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस बात का डर था कि वो पिता, माताजी या बिमला को तमाम बीते हुए वाकयात सुना देगी। इस सूरत में घर वालों की निगाहों में मेरे वकार की तजलील यकीनी थी, मगर चूंकि मेरे सर पर इस दिलचस्प इंतकाम का भूत सवार था जो मैंने उस शोख लड़की के लिए तजवीज़ किया था, इसलिए कुछ अरसे के लिए ये तमाम चीज़ें मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। मैं अपने दिल से सवाल करता था कि नतीजा क्या होगा, लेकिन इसका जवाब मेरी पोजीशन की सही तस्वीर दिखाने की बजाय शिकस्त खुर्दा पार्वती की तस्वीर आंखों के सामने खिंच देता था। मैं बेहद मसरूर था। कुछ अरसा बालाई मंजिल पर टहलने के बाद मैं नीचे आया। पार्वती कुर्सी पर बैठी सख्त इज्तिराब की हालत में अपनी खूबसूरत टांग हिला रही थी, जिस पर रेशमी साड़ी का कपड़ा इधर उधर थिरक रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए उससे पूछा, क्यों, बिमला मिली? नहीं। मैंने एक बार फिर सब कमरों को छान मारा, लेकिन वो ऐसी गायब हुई है जैसे गधे के सिर पे से सींग। मैं मुस्कुरा दिया, चलो हम दोनों मिलकर उसको ढूंढते हैं। तुम इस कदर घबरा गई हो, तुम तो बड़ी निडर और बेबाक लड़की हो। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जल्द घर वापस जाना था। पार्वती के लबों पर एक निहायत ही प्यारी तबस्सुम पैदा हुई। हम दोनों एक अरसे तक नीचे सेहन में पलंगों के नीचे चारपाई के पीछे चीजों के इधर उधर पर्दों को हटा हटाकर बिमला को तलाश करते रहे, मगर वो घर पर होती तो मिलती ना। आखिरकार मैंने खुद को सख्त मुतज्जिब जाहिर करते हुए पार्वती से कहा, हैरत है तुम्हें, बताऊं, आखिर बिमला गई कहाँ है? पार्वती, जो बार बार झुकने उठने और बैठने से बहुत थक गई थी, अपनी परेशानी से पसीने के नन्हे नन्हे गतरों को पोंछती हुई बोली, मैं क्या जानूं, जमीन खा गई या भूत प्रेत उठा कर ले गए। ये आपकी ही बहन की कारस्तानी है। खैर, कोई हर्ज नहीं, मैं भी ऐसा सताऊंगी कि उम्र भर याद रखेगी।
बिमला हजार हो मुझसे उड़कर कहाँ जाएगी। मैं खामोश रहा और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त हम माता पिताजी के कमरे में थे। पार्वती मेरे सामने टॉयलेट मेज के करीब खड़ी थी। इसके चेहरे को देखकर यह मालूम होता था कि कतई तौर पर खाली उस ज़हन है। गैर इरादती तौर पर वो बार बार मेज के गोल आईने में अपना चेहरा देख रही थी और टांगों पर से अपनी साड़ी की शिकनें दुरुस्त कर रही थी। दफतन कमरे के मुकम्मल सुकूत से बाखबर होकर वो सख्त मुजतरिब हो गई है और मुझसे कहने लगी, मोहन साहब मुझे घर जाना है। जितना जल्द जाना चाहती हूँ इतनी ही देर होती जाती है। बिमला के अब पर लग गए हैं। शायद मेरे हाथों उसकी शामत आई है। हाँ मगर मैं क्या कर सकता हूँ, आप जाने। और वो इसमें मेरा क्या कसूर है। और अगर आपको सचमुच जल्दी जाना है तो कहिए, मैं आपकी कमरे में रस्सी बांधकर छत से लटका दूं। कहिए तो ताला तोड़ दूं। अब आपकी जो राय हो। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और जवाब दिया, मजबूरी में तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, ताला बहुत बड़ा है और उसको तोड़ने के लिए बहुत सी दिक्कतें पेश आएंगी। इसके अलावा हथौड़े की चोटों की आवाज सुनकर लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर वो संजीदा हो गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, लेकिन मुझे घर भी तो जाना है। लोग क्या कहेंगे। हम किसी गैर के घर सेंध थोड़ी लगा रहे हैं, अपने घर का ताला तोड़ रहे हैं। आज मैं किस साथ से आई थी, अब क्या होगा, मैं किस तरह जाऊं। हाय राम, किस बला में फंस गई। मेरा वार खाली गया। दरअसल मैं ये चाहता था कि वो माहौल की नज़ाकत से अच्छी तरह आगाह हो जाए जिसमें कि वो उस वक्त मौजूद थी। चुनांचे मैंने बात को जरा वजाहत से बयां किया। माताजी लाहौर गई हैं, पिताजी बाहर हैं और बिमला गायब है। इस सूरत में मैं ये कहते कहते रुक गया और फिर इस फिक्रे को यूं पूरा कर दिया, ताला तोड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अब की दफा तीर निशाने पर बैठा। पार्वती के सफेद चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छा गई और एक लम्हे के लिए ऐसा मालूम हुआ कि उसके गालों पर गुलाब की पत्तियां बिखर गई हैं। वो अपनी रेशमी साड़ी में सिमटी कापी थर्राई, पारे की तरह तड़पी और कुछ कहती कहती खामोश हो गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और हमदर्दा लहजे में कहा, तुम खुद सोच सकती हो। वैसे मुझे कोई उर्ज नहीं। वो पेचो ताप खाकर रह गई। मैं उसको मुजतरिब देखकर बहुत मसरूर हो रहा था। कल की चुलबुली शोखो शुंग और तरार लड़की जो बादलों से आंख में चोली खेलती हुई बिजली की तरह चमका करती थी, आज दिए की किरण बनकर रह गई है जो मेरी फूंक के रहम पर थी। साहिल के पत्थरों से टकराकर पलटी हुई लहर की तरह उसने अपने आप में नई ताजगी पैदा करके कहा, मेरी तो जान पर बनी हुई है और आप ही चबा चबा कर बातें किए जा रहे हैं। कौन सी बात? यही कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपने शर्मीले जज्बात पर पूरी कुव्वत से काबू पाते हुए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और जोरे लब गुनगुनाने लगा। माताजी लाहौर गई हैं, पिताजी बाहर हैं और बिमला गुम है। आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये तो मुझे मालूम है। सवाल तो ये है कि बिमला कहाँ है? ऊपर होगी और कहाँ? ऊपर की खूब कही। मैं ऊपर का चप्पा चप्पा ढूंढ आई हूँ। तुम उसे नीचे ढूंढती होगी तो वो दूसरी सीढ़ियों से ऊपर चली जाती होगी। जब तुम ऊपर जाओगी तो वो नीचे आ जाएगी। ये बात मेरे जहन में आती है और इसका इलाज एक हो सकता है। पार्वती ने अपने दाहिने गाल पर उंगली से निहायत दिलकश गड्ढा बनाते हुए कहा, मैं ऊपर जाती हूँ और आप ऐसा कीजिए कि दूसरी सीढ़ियों पर खड़े हो जाइए और जो ही वो नीचे उतरे उसे पकड़ लीजिए। मैंने उसकी तजवीज़ को सुना और कहा, लेकिन शायद वो असल में यहाँ मौजूद ही ना होगी। यहाँ मौजूद ना हो। मेरी बात सुनकर पार्वती का सर जरूर चकरा गया। वो कहने लगी, हाँ हो सकता है, इसलिए कि अगर होती तो मिल ना जाती। क्यों हो सकता है? वो यहाँ ना हो तो फिर दरवाजे को ताला किसने लगा दिया? ये कहीं आपकी शरारत तो नहीं? सच कहिए। मुझे क्या मालूम। मेरा ख्याल है बिमला अपनी किसी सहेली के यहाँ गई होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सुबह अपनी साड़ी इस्त्री कर रही थी। आप क्या कह रहे हैं? पार्वती की हैरत लहजा ब लहजा बढ़ रही थी। अगर वो किसी सहेली के यहाँ होगी तो फिर ताला किसने लगाया? ये क्या शरारत है? हैरान होने की बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अपनी सहेली के यहाँ ही गई है, इसलिए कि जाते वक्त वो सत्तू और हम रहा लेती गई थी। अब मुझे याद आया, बाकी रहा मैं तो आप ही बताइए मैं आपको क्यों कैद करने लगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि बड़ी दिलचस्प मछली जाल में फंसी है।
आप क्या कह रहे हैं? तो फिर ये शरारत वो अपने फिक्रे को पूरा ना कर सकी। हाँ, ये शरारत मैं भी तो कर सकता हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपका ख्याल है कि मैं इसका अहल नहीं? शायद मैंने आपसे किसी वक्त का बदला लिया हो। पार्वती की हालत अजीबोगरीब थी। बंद भाप की तरह वो बाहर निकलने के लिए बेकरार हो रही थी। उसने मेरी तरफ तेज निगाहों से देखा, जैसे मेरे सीने के असरार जाना चाहती है। लेकिन मैं एक कामयाब एक्टर की तरह अपना पार्ट निभा रहा था। उसने अपनी आंख की पुतलियों को नाचते हुए दराफात की, लेकिन इस शरारत की वजह मुझे मालूम नहीं। वो खामोश हो गई। फिर यकायक जैसे कुछ याद आ गया, कहने लगी, मोहन साहिब, मुझे घर जाना है। मुझे मालूम है, पर ये तो बताइए, क्या किसी ने आपका हाथ पकड़ा है? तो दरवाजा खोल दीजिए। ये कहने के बाद उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन आप किस तरह कह रहे हैं कि ताला आपने लगाया है? क्या बिमला वाकई ही यहाँ नहीं है? मुझे यकीन है कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए कि मैं खुद उसे रामगली में छोड़ कर आया हूँ और मैंने इन हाथों से कुफल लगाया है। मेरी गुफ्तगू का अंदाज निहायत मतीन और संजीदा था। आपने किफल क्यों लगाया है? पार्वती ने निहायत तेजी से दरियाफ्त किया। देखा, मैं ना कहती थी कि यह आप ही की कारस्तानी है। क्यों लगाया? इसलिए कि मैंने लगा दिया और मैंने नहीं लगाया, और मैंने नहीं लगाया, मेरे हाथों ने लगाया है। ये भी कोई बात है? मैं कुर्सी पर से उठा और जमाई लेकर कहा, रात को देर तक बाहर रहने से पूरी नींद नहीं हो सका। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए। चाबी दे दीजिए, फिर आप सो सकते हैं, वरना कयामत बर्पा कर दूंगी। पार्वती ने सख्त इज्तिराब की हालत में चाबी के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चाबी, चाबी। मैंने अपनी कमीज की जेब में हाथ डालकर कहा, मगर वो तो गुम हो गई है। नामालूम किसने उड़न छू कर डाली। अब क्या होगा? ये सुनकर पार्वती खश्म आलूद होकर बोली, गुम हो गई होगी, यानी आपको पहले से ही मालूम था कि गुम हो जाएगी। मोहन साहब, दाहिने हाथ से चाबी निकाल कर दे दीजिए। ये शरारत जवान लड़कियों के साथ अच्छी मालूम नहीं होती, वरना मेरा नाम पार्वती है, पार्वती। मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की ना समझिए। चाबी वाकई ही गुम हो गई है, मैंने पहली सी मतान के साथ जवाब दिया, और तुम्हें इस कदर तेज होने की जरूरत नहीं है। बेकार तुम मुझ पर इस कदर गर्म हो रही हो। चाबी गुम कहाँ हुई, मुझे भी तो मालूम हो। पार्वती अब हवा से लड़ना चाहती थी। आखिर आपकी जेब से कोई जिन्नात ले गया। अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो क्या कर लोगी? दरवाजा बंद है और मैंने उसे गली में फेंक दिया है। लो अब साफ सुनो, मैं दरवाजे की दर से देखा कि जब मैंने गली में फेंकी तो कुत्ते ने हड्डी समझकर मुंह में दबोच लिया और निकल गया। अब वो कुत्ता ढूंढा जाए, इसका पेट चीरा जाए, तब कहीं मिले। ये सुनकर वो झल्ला कर रह गई और ज्यादा तेज आवाज में कहा, इस शरारत का जवाब देना होगा। किसे? ये बाद में मालूम हो जाएगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, तो फिर ये बात की बात है, उस वक्त देखा जाएगा। अब हमें हाल पर गौर करना है। कुत्ते के पेट में कहीं कुंजी घुल ना गई हो। वो खामोश हो गई और मैं भी चुप हो गया। कमरे के मुकम्मल सुकूत तारी थी। वो टॉयलेट मेज के करीब खड़ी थी और गालिबन अपनी बेबसी पर कुड़ रही थी। अब दरवाजा नहीं खोलेंगे? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, देखिए, मुझे ना सताइए, वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। मेरे पास चाबी नहीं है, इसलिए कि मैं मजबूर हूँ। हाँ, अलबत्ता शाम को दरवाजा खोला जा सकता है, इसलिए कि शायद उस वक्त तक तलाश करने पर मिल जाए और मैं उस वक्त तक यहीं कैद रहूंगी। नहीं, तुम बड़ी खुशी से सहन में, कमरों में, कोठों पर, जहां चाहो कूद सकती हो, गा सकती हो, मुझे कोई उर्ज नहीं। परमात्मा जाने आपको क्या हो गया है। वो मेरी गुफ्तगू के अंदाज पर सख्त हैरत ज़दा थी। मैं अच्छा भला हूँ, लेकिन कभी कभी तफरी भी होना चाहिए। क्या तुम इसकी कायल नहीं हो? क्या तुम कभी ऐसी तफरी मजाक नहीं करती? मुझे घर जाना है मोहन साहिब। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें घर जाना है। घर गया पानी से भर और इसमें बड़े बड़े कछुए का डर। लेकिन बताओ क्या कर सकता हूँ? चाबी दे दीजिए। बहुत सता चुके हैं, अब ना सताइए। देवी जी, मुझे अफसोस है कि वो कमबख्त नाशुदनी गुम हो गई है, गुम हो गई है, गुम हो गई है। आपने ये क्या रट लगा रखी है? आप चाबी क्यों नहीं देते? मेरे पास नहीं है सरकार, कुत्ते के पेट में है। मोहन साहिब, लड़कियों से इस तरह का मजाक नहीं करते। कुत्ते का पेट आपकी जेब है, तो यूं ही होगा,
यूं ही होगा, चाबी लाइए, मैं जाना चाहती हूँ। मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ कि चाबी मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाबी आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। मेरे पास नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं, आप ही के पास है। इसने है को 100 मर्तबा दोहराते हुए कहा। अच्छा, नहीं थी तो है, तो लाइए, जेब से निकालिए, मैं नहीं दूंगा, आपको देनी पड़ेगी। कोई जोर है, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। उसने मुझ पर रोब गांठा। बस अशोक, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मगर तुमको मालूम होना चाहिए कि नाहक अपना गला फाड़ोगी, हलक थकाओगी, कुछ भी ना होगा। रो पिट के देख लो, मैं झूठ नहीं कहता। इस कमरे में कोई रोशनदान नहीं है। दरवाजे पर जितने पर्दे लटक रहे हैं सब के सब दुबजे हैं। मुझे बचपन ही से इसका कई मर्तबा तलक तजुर्बा हो चुका है कि यहाँ से बुलंद आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। माताजी एहतियात मुझे इस कमरे में पीटा करती थी। मैं इस मार से छुटकारा हासिल करने के लिए जोर जोर से चिल्लाया करता था कि पिताजी मेरी आवाज सुन ले, मगर बेसुध, तुम बेकार चिल्लाओगी। पार्वती ने मेरी बात सुनी और हारे हुए इंसान की तरह कहा, लेकिन आप चाबी नहीं देंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं। क्यों? इसका सबब फिर वही मुहम्मल सवाल। आपका मजाक हद से बढ़ रहा है। इसने अपनी साड़ी के गिरते हुए पल्लू को संभालते हुए कहा। मैं ये सब मामला हर्फ बहरफ जैसे का तैसा बिमला को सुना दूंगी, बड़े शौक से। मैं आज शाम को दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा बेचारी बिमला कर भी क्या सकेगी? वो आपके पिताजी से शिकायत करेगी। मेरी एक खश्म आलूद झिड़की उसकी जबान बंद करने के लिए काफी होगी, तो मैं खुद उनसे सब कुछ कह दूंगी। जो दिल में आए वो कर लेना। इस वक्त इसके इजहार की जरूरत नहीं। मैंने कहने को तो कह दिया, मगर दिल में बहुत डरा। पिताजी गो नरम दिल थे, मगर इस किस्म की शरारत का सुनकर उनका रंजीदा होना लाजिम था। बहरहाल मैंने सोच रखा था कि अगर पार्वती ने उनसे कह दिया तो मैं सर झुकाकर उनकी लान तान सुन लूंगा। दरअसल मैं किसी कीमत पर भी इधर उधर की चीजें कतर कर झट से अपने बिल में घुस जाने वाले चुहिया को अपने दामे इंतकाम से बाहर नहीं निकालना चाहता था। मुझे खामोश देखकर वो मेरे फर्ज से आगाह कराने की खातिर बोली, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे घर जाना है। बस दिल लगी हो चुकी। अब कुंजी सीधे मन से निकालिए। तुम नहीं जा सकती हो। ये भी अजीब सिखाशाही है। हाँ, इस मकान में मेरा राज है और सामने वाले मकान पर तुम्हारा। अपने मकान की छत पर तुम शिवाजी हो और हम तुम्हारी हुकूमत तस्लीम करते हैं। तुमने हजारों मर्तबा चढ़े हुए पतंगों को कई रील डोर समेत तोड़ लिया है और हम खामोश रहे हैं। आज हमारी बादशाहत में हो, इसलिए तुम्हें दम मारने की मजाल ना होनी चाहिए। मैंने आपके पतंग कभी नहीं तोड़े। आप गलत कह रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो पार्वती। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मेरे हाथ बड़े बड़े इख्तियारात की डोर है। मर्दों से बात बात पर नोक झोंक करना तुम्हारी फितरत में दाखिल हो गया है, मगर शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि हम लोग बड़े सख्त गिर होते हैं, बुरी तरह बदला लेते हैं, समझी? ये सुनकर वो और भी घबरा गई। मैं जानती हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि मैंने दौड़कर दहलीज में से उसका रास्ता रोक लिया। तुम कमरे में ही रहोगी, हटिए, मुझे जाने दीजिए। उसने मेरे बाजू को झटका दिया। मैं वहीं पर जमा रहा। ये देखकर वो एक कदम पीछे हट गई और सख्त गुस्से की हालत में कहा, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तुमने जबरदस्ती का निसाफ भी नहीं देखा। आप मुझे नहीं जाने देंगे। नहीं, मैं रो दूंगी। मोहन साहब सर पीट लूंगी अपना। और उसकी आंखों से वाकई टप टप आंसू गिरने लगे। वो रूनी आवाज में धमकियां देती हुई आगे बढ़ी। मुझे धक्का देकर उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा। इस कश्मकश और परेशानी में मुजतरिब देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, और जब वो ताज़ा हमले के लिए आगे बढ़ी तो मैंने बड़े आराम से उसके गीले होठों को अपने लबों से छू लिया। मेरे लबों का उसके होठों को छूना था कि आफत बर्पा हो गई। ये समझिए कि किसी ने आतिशबाजी की छछूंदर को आग दिखा दी। उसने मुझे वो मोटी मोटी गालियां दी कि तौबा भली, और मेरी सीने को अपने हाथों से धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। लुत्फ ये है कि आप रोती जाती थी। आखिरकार जब मुझे मार मार कर थक गई तो जमीन पर बैठकर सर को घुटनों में छुपाकर और भी ज्यादा जोर से रोना शुरू कर दिया। निफ्त घंटे की मिन्नत समाजत के बाद उसने अपनी आंखों से आंसू बहाने बंद किए। इसके बाद मैंने जब
चाबी निकाली और सदर दरवाजा खोलकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हैं। उस शाम को मैं दिल्ली चला गया और 15 रोज बाद वापस आया। चूंकि घर में इस शरारत के मुतालिक मुझसे किसी ने बात नहीं की, इसके लिए मालूम हुआ कि पार्वती ने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया है कि वो इंतकाम जरूर लेगी। एक रोज मैंने मेज का दरार खोलकर अपनी बड़ी तस्वीर निकाली, इसलिए कि मुझे उसका फ्रेम बनवाना था। ये फोटो खाकिस्तरी रंग के बड़े लिफाफे में बंद था। चुनांचे मैं उसको खोलकर देखे बगैर फ्रेम साज के यहाँ ले गया। उसकी दुकान पर मैंने 1.5 घंटे के गौर व फिक्र के बाद फ्रेम के लिए एक लड़की इंतखाब की और कुछ हिदायत देने के बाद तस्वीर वाला लिफाफा दुकानदार को दे दिया। उसने जब उसे खोल कर देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने जब तस्वीर पर नजर दौड़ाई तो देखा इस पर स्याह पेंसिल से मूछें और दाढ़ी बनाई हुई थी। नाक पर एक स्याह गोला सा था और चश्मे के शीशे बिल्कुल स्याह कर दिए गए थे। ये तस्वीर मेरी छवि थी, मगर इस मशक हालत में उसको पहचानना बहुत दुश्वार था। पहल तो मैं बहुत मुतहयर हुआ कि ये किसकी हरकत है, मगर फौरन ही सब मामला साफ हो गया। शिवाजी मेरी गैर हाजिरी में अपनी हमसाया सल्तनत पर निहायत कामयाबी से छापे मार गए थे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।